ईटी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्व मोहन कुमार। शो में आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। लगातार दूसरे हफ्ते अमेरिका में क्रूड इन्वेंट्री में उछाल से कच्चे तेल पर दबाव। ब्रेंट क्रूड का भाव $70 के नीचे फिसला। एमसीएक्स पर भाव 5,850 रुपए के करीब। अमेरिकी जॉब डेटा के मजबूत आंकड़ों से मंदी की आशंकाएं कम होने से सोने की सुरक्षित निवेश मांग कमजोर। कॉमेक्स पर सोना $3,300 के करीब। एमसीएक्स पर भाव 96,300 रुपए के नीचे। चांदी में सीमित दायरे में कारोबार। एमसीएक्स पर चांदी 1,08,000 रुपए के नीचे। कॉमेक्स पर भाव $36.80 के पास। इस साल चांदी में करीब 27% की दिखी है तेजी। बेस मेटल्स में आज मिला जुला कारोबार। जिंक हल्की तेजी के साथ $256.50 के ऊपर। लेड हल्की तेजी के साथ 181 के ऊपर। एल्युमिनियम पर दबाव $248 के करीब। कॉपर में भी नरमी $888 के पास। आज सभी मसालों में निचले स्तरों पर दिख रही है मांग। चौथाई से आधे % की तेजी के साथ जीरा का वायदा $19,600 के ऊपर। धनिया $7,300 के करीब। हल्दी करीब 1% की मजबूती के साथ $13,300 के पास। कमजोर घरेलू और एक्सपोर्ट डिमांड की चिंता से ग्वार में फिर से बढ़ी गिरावट। ग्वारगम का वायदा $9,750 के नीचे। ग्वार सीड का वायदा $5,230 के करीब। नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, और साथ ही नवनीत दमानी हैं मोतीलाल ओसवाल से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी किसान हमें अभी देख रहे हैं उनके लिए एक अपडेट ये है कि अगर आपकी कोई भी शिकायतें हैं खेती किसानी से जुड़ी हुई, रूरल एरिया की कोई भी दिक्कतें हैं, वो आप हमें भेज सकते हैं। आप वीडियो भी बना सकते हैं या फिर नॉर्मल मैसेज के जरिए भी, टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी आप हमें भेज सकते हैं। आपकी शिकायतों को हम अपने चैनल पे दिखाएंगे और आपकी आवाज़ को सरकार तक, पॉलिसी मेकर्स तक और देश को भी बताएंगे कि आपकी परेशानियां क्या हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर को नोट कर ले। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें अपना वीडियो बनाकर, या फिर टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी अपनी दिक्कतें भेजें। हम हर दिन शाम में कोशिश करते हैं कि एक एक किसान को ये प्लेटफॉर्म दे और उनकी समस्याओं को देश को दिखाएं। चलिए वापस लौटते हैं। मार्केट की चाल अगर आज देखें तो चांदी में हल्की तेजी है। बाकी सारे ही काउंटर जिंक, लेड और चांदी को छोड़कर लाल निशान में ही दिख रहे हैं। सोना 96,000 के आसपास है, यहाँ पर गिरावट थोड़ी और बढ़ी है। दिनेश जी, क्या लग रहा है गोल्ड में यहाँ से? क्या 96,000 के नीचे भी जाएगा? नीचे में कौन से लेवल आप देख रहे हैं गोल्ड के? जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, गोल्ड और सिल्वर दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो गोल्ड जो निरंतर लोअर लोज बनाता जा रहा है और सिल्वर प्रयास कर रहा है कि नया हाई बनाने की कोशिश करे। तो कहीं ना कहीं स्क्रीन देखकर ये साफ नजर आ रहा है कि गोल्ड में अंडरटोन थोड़ा सा बेरिश है, मंदी इसमें हावी है, जबकि सिल्वर उसके अगेंस्ट में बेटर परफॉर्म करने का प्रयास कर रही है। कल के 17 में हमने देखा था एक तेज गिरावट हमने गोल्ड में आते हुए देखी थी। ऊपर में जो है 97,400 के लेवल्स के बाद में नीचे करीब करीब 96,030 का लेवल हमने ऑलमोस्ट देखा था। ऊपरी लेवल से 1400 रुपए का फॉल आया। आज मुझे लगता है कि पुल बैक रैली अगर कहीं आती है तो दोबारा फॉलो थ्रू सेलिंग इसमें बन सकती है। करीब करीब 96,000, 450, 96,500 यह दायरा अगर कहीं मिलता है तो मेरे हिसाब से बिकवाली दोबारा हावी हो सकती है, वहां पर सेलिंग बन सकती है। डाउनसाइड मुझे लगता है कम से कम ये 95,500 के लेवल्स दिखा सकता है। ऊपर में 97,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। ओवरऑल ट्रेंड जो गोल्ड की लगती है मुझे, अब निचले स्तर ये निरंतर बनाता रहेगा। प्रोबेबली 95,000 के लेवल्स भी जल्दी छू सकता है। तो 95,700 पहला लक्ष्य, फिर आगे 95,000 भी दिख सकता है। इसके लिए 97,000 का स्टॉप लॉस लगा ले। चांदी ने, आपने कहा कि चांदी की चाल अलग है, विपरीत है, तो सोमानी जी क्या चांदी यहां से तेज रहेगी? चांदी में क्या करना चाहिए? बिल्कुल विश्वमोहन जी, दोनों काउंटर अगर देखते हैं तो करीब करीब गोल्ड जो है अभी 350-400 रुपया माइनस चल रहा है, जबकि सिल्वर 250 रुपया तेज चल रही है। यही दर्शाता है कि सिल्वर जो है आउट परफॉर्म कर सकती है। एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है सिल्वर का 18,600। यहाँ से निरंतर बार बार नीचे आने का प्रयास कर रही है।
कोई अगर एक बुलिश बेट अगर लेना चाहता है तो मेरे लिहाज से 18,600 क्रॉस करने पर ही इसमें बाय करना चाहिए। ऊपर में कम से कम ये 1,10,200 के लेवल्स भी छू सकता है और इंट्राडे के लिहाज से करीब-करीब ये 1,08,900 के भी लेवल छू सकता है। डाउनसाइड मुझे लगता है 1,07,000 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो 1,06,800 का स्टॉप लॉस भी इन्होंने दिया है और साथ ही 1,08,400, 1,08,900 तक के लेवल भी दिख सकते हैं और आगे पोजिशनली 1,10 तक के टारगेट भी आपको दिखेंगे जो नया हाई होगा घरेलू बाजार में। नवनीत जी, आपकी राय सोने और चांदी दोनों पर क्या है? वेल मेरा भी लार्जली विश्वनाथ जी यही ध्यान है कि गोल्ड के प्राइसेस में एक करीब करीब हमने 1200 पॉइंट का फॉल कल के सत्र में देखा, थोड़ा बहुत रिबाउंड हुआ एंड ऑफ द डे से पहले, बट आज फिर से एक नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। तो लार्जर ट्रेंड गोल्ड में अगर आप देखें तो कुछ दिनों में जब भी रैली आई है वो सेलिंग के दौरान प्राइस पे फिजल होती हुई नजर आई है एंड इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये 95,000 के स्तर भी गोल्ड के प्राइसेस अगले कुछ दिनों में तोड़ देंगे। तो सेल ऑन रैली का स्टांस यहाँ पे बरकरार रहेगा। 96,500 के आसपास आपको जहां भी मिले आप सेल करिए। 97,200 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में करीब करीब 1500 से ज्यादा पॉइंट की गिरावट हम देखते आने वाले दिनों में। ओके, तो ये व्यू है सोने को लेकर। सर, चांदी पर क्या राय है? पोजिशनली आपको कैसी दिख रही है चांदी, नवनीत जी? गोल्ड के विपरीत चांदी अपना गढ़ संभाले हुए है और करीब करीब 1,07,000 1,08,000 के आसपास सस्टेनेबल बेसिस पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं चांदी में जो बायस है वो बहुत पॉजिटिव हो चुका है एंड मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग है। कॉपर के जो टैरिफ के ऊपर जो कल से मसला चल रहा है उसकी वजह से भी चांदी को एक रिन्यूड सपोर्ट देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है कॉपर और चांदी दोनों ही बायस थोड़ा सा बुलिश सा नजर आ रहा है। चांदी में मेरे हिसाब से अगर करीब 500-700 पॉइंट का फॉल आता है तो ये बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। 1,10,000 और 1,11,000 वाले स्तर हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं चांदी में। तो बाय और डिप्स का रणनीति यहाँ पे अपनाना चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना चाहिए, ये सलाह है चांदी को लेकर। कच्चे तेल की बात करते हैं। ब्रेंट का भाव $70 के नीचे आ चुका है। आधे % की गिरावट एमसीएक्स क्रूड में भी दिख रही है, 5,850 रुपए के करीब है। ट्रेड वॉर को लेकर चिंता है। दूसरी चिंता है यहाँ पर जो अमेरिका में लगातार दूसरे हफ्ते एपीआई के जो इन्वेंट्री के नंबर है उसके हिसाब से यहाँ पर क्रूड स्टॉक्स काफी तेजी से बढ़े हैं। नवनीत जी, क्रूड की चाल आपको कैसी दिख रही है यहाँ से? क्रूड में हमने पिछले 1-2 दिनों में थोड़ी सी एक रैली एग्जैजरेटेड सी देख ली है। ओपेक ने जरूरत से या अनुमान से ज्यादा प्रोडक्शन हाइक किया था, बट डिमांड साइड सिनेरियो जो है वो भी काफी स्टेबल है जिसकी वजह से प्राइसेस में बहुत बड़ा फॉल नहीं देखने मिला। एक झटके के बाद में प्राइसेस रिकवर होते हुए नजर आए। बट कहीं ना कहीं ये टैरिफ टेंशन जब से शुरू हुए और वापस रिन्यूड होते जा रहे हैं, क्रूड की जो गति है वो मेरे हिसाब से पॉज हो जानी चाहिए एंड 5,900 5,950 का स्तर निकालने के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है एक दम लगेगा। तो यहाँ पर क्रूड हर उछाले पे एक बार सेल किया जा सकता है। 5950 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में आपको 5,700 750 तक के भी स्तर देखने मिल सकते हैं। ओके, आपकी राय सोमानी जी, कच्चे तेल पर क्या, अगर ऑप्शंस में कुछ मौके आपको दिख रहे होंगे तो वो भी शेयर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, निचले स्तर से करीब करीब 300 रुपए की इसमें चाल एक उछाल जरूर आ चुका है। जैसे नवनीत ने कहा कि 5,920 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, बट मुझे लगता है कि शायद जो कल की रैली आई थी उसको एक फॉलो थ्रू रैली मिल सकती है। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 5815 5820 ये दायरा के अगर आता है तो वहां पर क्रूड में एक बार खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 5890 के लेवल्स में देखने मिल सकते हैं। 5770 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। और अगर ऑप्शंस की बात करूं तो मेरे हिसाब से 5850 की कॉल 120 के आसपास बाय करना चाहिए। 100 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और 160 का लक्ष्य देखा जा सकता है। ओके, तो क्रूड की बात हो गई। मेटल्स की बात करते हैं। हालांकि मेटल्स में आज घरेलू बाजार में सुस्ती जरूर दिख रही है कॉपर में, लेकिन कॉमेक्स कॉपर ने नया हाई बनाया है और इसकी वजह यह है कि यूएस में 50% टैरिफ लगाने का जो ऐलान ट्रंप की तरफ से किया गया है कॉपर इंपोर्ट पर, वो यहाँ पर डैम्पनर है और वो सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर कॉपर को। और चाहिए वहाँ पे 50%, हालांकि इंपोर्ट के जरिए ही वहाँ की सप्लाई पूरी होती है यूएस की, तो उनका मकसद यही है कि घरेलू बाजार में इसकी सप्लाई बढ़ाई जाए। चिली उनका एक मेजर की सप्लायर है। बताइए सोमानी जी, कॉपर की चाल यहाँ से बाकी मार्केट पर क्या असर होगा? एमसीएक्स पर उसका क्या असर होगा? हालांकि एमसीएक्स पर कुछ असर नहीं हो रहा है, बिल्कुल सुस्त दिख रही है चाल आज। बिल्कुल, कल रात में हमने वहां देखा करीब करीब 10% की एक केजी कॉपर में वहां आई है, बट इंडियन मार्केट में जो एक बार 901 रुपए का हाई बना के दोबारा लो लेवल्स पर आ चुका है।
कल से जहां पर रैली शुरू हुई थी दोबारा प्राइसेस हमें वही देख रहे हैं, क्योंकि हम एलएमई ज्यादा ट्रैक करते हैं और एलएमई के अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ ट्रेड होता है। बट मुझे लगता है कि ये दायरा मेंटेन करके चल रहा है कॉपर। ऊपर में जैसे ही 902 904 के दायरे आते हैं वहां पर बिकवाली हावी हो जाती है, और डाउनसाइड जैसे ही 886 88 के लेवल आते हैं वहां पर बाइंग हो जाती है शुरू। तो मेरे लिहाज से भी 888 के अराउंड दोबारा बाइंग की जा सकती है। 883 का स्टॉप लॉस, दोबारा 901 का लेवल हमें देखने मिल सकता है। लेकिन कॉपर के मुकाबले आज अगर बेस मेटल्स देखूं तो मुझे जिंक थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। 256 256.20 अराउंड जिंक बाइंग का एक अच्छा अवसर मिल सकता है, और मुझे लगता है कम से कम 10 दिन में ये 263 के लेवल भी छू सकता है। मात्र 253 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन की करके बाइंग में बने रहना चाहिए। आपकी राय क्या बनी पूरे ओवरऑल बेस मेटल्स पर? इन खबरों का क्या असर होगा टैरिफ का, और कॉपर की चाल क्या दिखती है नवनीत जी आपको? वेल कॉपर में एक बहुत बड़ा डिटैचमेंट देखने मिल रहा है हमें एलएमई के प्राइसेस और कॉमेक्स के प्राइसेस के बीच में। एंड कॉमेक्स के प्राइस में अच्छा खासा रिएक्शन हमने कल के इवनिंग के सेशन में आते हुए देख लिया है। जब तक टैरिफ का कोई डिस्कशन या न्यूज एलएमई कॉपर के बारे में नहीं होता तब तक कॉपर के प्राइसेस जो कि एमसीएक्स पे ट्रेड होते हैं वो लिंक टू एलएमई है, तो इस वजह से कोई खास बढ़त नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आज के सत्र में जहाँ पे एलएमई थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, कॉपर डोमेस्टिक मार्केट में एक अच्छे प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है। एंड इवेंचुअली आज की जो गेंस है थोड़ी सी क्वेश्चनेबल नजर आ रही है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि या तो एलएमई रिबाउंड करेगा या एमसीएक्स कॉपर थोड़ा सा एक करेक्शन मोड में जा सकता है। बट ओवरऑल बायस कॉपर में हमारा स्ट्रांगली पॉजिटिव है। हमें लगता है कि हर डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लार्जर ट्रेंड अभी भी बुलिश है, और 930 940 तक के स्तर आपको रीजनेबल टाइम फ्रेम में देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ जिंक में भी एक अच्छा एक रिबाउंड देखने मिला है हमें लास्ट 2 दिनों में। तो काफी अगर हम देखें तो करीब करीब 150 दिनों से एक ब्रॉडर ट्रेंड जो एलएमई पे रहा है वो 2650 $2640 और ऊपर में $2850 के रेंज पे रहा है। तो कल काफी नीचे 2700 के नीचे जहां पे हमें एक रिबाउंड देखने मिला है वहां पर से एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर जिंक ने इस बार अगर कॉपर का साथ दिया तो हमें 265 270 के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल दोनों ही मेटल में बायस पॉजिटिव साइड पर रहेगा। पॉजिटिव साइड ही दिख रही है, 270 तक जाने की संभावना भी जिंक में पोजिशनली आपको दिख रही है। जिंक को लेकर आपकी कॉल क्या है सोमानी जी? जी, जैसे मैंने कहा कि 256 के अराउंड बाय करना चाहिए जिंक में। 253 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 263 का लक्ष्य प्रोबेबली 8 से 10 दिन में हमें देखने मिल सकता है। जिंक पर दोनों ही एक्सपर्ट्स की सिमिलर राय है, तेजी यहां से दिख रही है आप लोगों को। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एग्री मार्केट की बात करेंगे। सोया तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं, 30% से ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। क्यों ये तेजी आई है, उसका घरेलू बाजार पर क्या असर होने वाला है, ये चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। बात करते हैं एनजी की। नेचुरल गैस में आज हल्की नरमी दिख रही है, और यहाँ पर जो EIA के डेटा है उसमें लगातार 11वें हफ्ते जो स्टोरेज है वो ज़्यादा दिखे हैं, जो एवरेज स्टोरेज है उससे ज़्यादा के नंबर आ रहे हैं। आप बताइए नवनीत जी, नेचुरल गैस की चाल आगे यहाँ से क्या दिख रही है आपको, और ऑप्शंस में भी कोई मौके हैं क्या? वेल काफी दिनों से हमने एक अच्छी हाइट एंड वोलेटिलिटी नेचुरल गैस के प्राइसिंग में देखी है, और अगर हम लास्ट अगर 15-20 दिनों में देखें तो हमने करीब करीब 290 से 360 के स्तर और 360 से वापस 285 तक के स्तर आते हुए दिखे। तो कहीं ना कहीं न्यूज बेस्ड काफी हलचल देखने मिल रही है। एंड जैसे आपने बताया कि कंटिन्यूस बेसिस पे जो डेटा आ रहे हैं वो बिल्टअप और इन्वेंटरी दिखा रहे हैं। एंड जो एक अनसर्टेनिटी थी टुवर्ड्स वेरी हेवी एंड हाइटेड समर्स वो भी थोड़ी फेड होते हुए नजर आ रही है, जिसका इम्पैक्ट हमको नेचुरल गैस के प्राइस में आते हुए देख रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि एक ब्रेकडाउन लेवल के आसपास है, और यहाँ से इमीडिएट बेसिस पे हमें अगर ब्रेकडाउन होता है तो 20 से 25 रुपया करेक्शन जल्दी देखने मिल सकता है। बायस नेगेटिव है, 260 से 270 के बीच के स्तर हमको नेचुरल गैस में देखने मिल सकते हैं। सो सेल ऑन रैली का स्टांस यहाँ पर रहेगा। एंड अगर ऑप्शन की ट्रेड देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि 260 या 270 की पुट जो कि मात्र 7 रुपए के आसपास चल रही है वो बाय किया जा सकता है। एंड अगले 2-4 दिनों में अच्छा मुनाफा वहां पे देखने मिल सकेगा। 270 की पुट बाई करने की सलाह नवनीत जी की तरफ से है। आप बताइए सुमानी जी, आपकी राय नेचुरल गैस पर? सुमानी जी अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। जी बिल्कुल, मैं नवनीत से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। इसमें मंदी अभी थोड़ी सी गहरा सकती है। 285 के करंट लेवल चल रहे हैं। मौजूदा स्तर पर इसमें बिकवाली कर सकते हैं। 267 डाउनसाइड मुझे लगता है। 294 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं।
कोई ऑप्शन के जरिए अगर ट्रेड करना चाहता है तो 280 की जो पुट है ये 14 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ बाय करके इसमें 24 रुपए का लक्ष्य देखा जा सकता है और 10 रुपए की स्टॉप लॉस मेंटेन की जा सकती एनजी की चाल। एग्री मार्केट में आज हल्दी तेज है, करीब 1% की तेजी हल्दी में दिख रही है 13,300 के आसपास। धनिया में भी 1% की तेजी है। जीरा मामूली तेजी के साथ 19,600 के करीब है। बताइए सुमानी जी, हल्दी की चाल कैसी रहेगी? और तेज हो सकता है क्या यहाँ से? जी बिल्कुल, 13,000 के लेवल्स नीचे में छूने के बाद में भी 13,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 13,500 13,550 एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ आता है तो एक बार दोबारा बिकवाली लौट कर आ सकती है। 13,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, 13,100 का लेवल ये दोबारा दिखा सकता है। जीरा जो पुल बैक रैली आनी थी ऑलमोस्ट आ चुकी है। मेरे हिसाब से 20,200 20,300 के आसपास इसमें बिकवाली दोबारा बन सकती है। 19,400 के टारगेट के लिए और 20,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। जबकि धनिया जो है ये निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी दे रहा है और मुझे लगता है कि प्रोबेबली इस वीकेंड तक हमें 7530 के लेवल देखने मिल सकते हैं। 7320 के आसपास अगर इसका धनिया बाय किया जा सकता है। 7200 की स्टॉप लॉस मेंटेन करे और 7530 का स्टॉप लॉस टारगेट देखा जा सकता है। सर, ग्वारसीड और ग्वारगम ये दोनों आज भी कमजोर है, आधे % के आसपास की गिरावट है। ग्वारसीड 5,220 और गम 9,700 के आसपास है। सुमानी जी, इन दोनों में क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, बरसातों को देखते हुए एक बार थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या फिर हम कहेंगे मुनाफा वसूली इसमें बिल्कुल देखने मिली है। ऊपरी लेवल से अगर हम ग्वारसीड की बात करें तो 120 130 रुपए डाउन साइड ऑलमोस्ट आ चुका है। अब मुझे लगता है कि फॉलो थ्री बाइंग इसमें दोबारा बन सकती है। स्पेशली ग्वारगा मुझे लगता है कि 9815 एक अच्छा बेस है, सपोर्ट जोन है, यहाँ पर बाय किया जा सकता है। 10,050 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है और 9680 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये व्यू आ गया है ग्वार को लेकर। एक और खबर है सोयाबीन ऑयल को लेकर। सोयाबीन ऑयल कीमतों में इस साल 30% से ज़्यादा की तेज़ी दिखी है और सोने में देखें तो करीब 26-25% की तेज़ी इस साल, 27% की तेज़ी चांदी में। उससे ज़्यादा तेज़ तो सोया तेल हो चुका है। हमारे साथ नीरव देसाई हैं, जीजीएन रिसर्च के पार्टनर है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरव सर। सर, क्या हो रहा है? सोयाबीन तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्या जो यूएस की जो एनवायरमेंट पॉलिसी है उस वजह से, या और भी कोई वजह है? हाँ, तो बेसिकली देखिए, अगर हम देखें तो ओवरऑल यूएस का जो बायोफ्यूल पॉलिसी है वो उसने एक अच्छी इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन उन लोगों ने टारगेट किया है। उसके कारण शिकागो जो अभी हाल 53.88 के आसपास है, वो नीचे में 47-48 सेंट्स पर वो आउंस चल रहा था। वो काफ़ी बड़ी तेजी उसने वहाँ ली है। साथ ही में साउथ अमेरिका में अगर हम देखेंगे तो उन्होंने काफ़ी अग्रेसिवली मार्च अप्रैल इवन स्टार्टिंग ऑफ मई तक ऑयल बेचा था। अब उनकी एक्सपोर्ट बुक भी अच्छी भरी हुई है। अब उल्टा फार्मर सेलिंग वहाँ स्लो हो चुकी है और सोया मील में बहुत अच्छी डिमांड नहीं है, जिसके कारण कंट्रीब्यूशन टू क्रश ऑयल का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए ऑयल, सोया ऑयल के प्राइसेस वेल सपोर्टेड है उसमें। सो ओवरऑल ये सारे फैक्टर से सोया ऑयल एक रीजनेबली हायर लेवल पे जाके मेंटेन हो रखा है। ओके। और क्या दाम आगे और बढ़ सकते हैं? कितनी तेजी आ सकती है, या जितनी तेजी आनी थी जो बायोफ्यूल का जो 25-26 के उनके जो टारगेट है यूएस में ईपीए के, उसके हिसाब से पूरा प्राइस रेंज हो चुका है, कि अभी और तेजी बची है क्या सर यहाँ पर? और इसका असर सर सोयाबीन पर भी होने वाला है, घरेलू बाजार पे भी कुछ? सो देखिए, शिकागो में तो उसकी तेजी पूरी मोटा मोटी फैक्टर हो चुकी है। जहाँ तक कि साउथ अमेरिका की भी मैं बात करूंगा तो साउथ अमेरिका में भी जो एक टाइटनेस नियर बाय में बनी हुई है, उसने भी प्राइजेस को एक अच्छी रैली कर दी है। जो $1,080-70 वाला बीन ऑयल है वो अभी हाल $1150 से $70 के बीच में नियर बाय पोजिशंस चल रहा है। ये 1150-60 रेंज में कोई बहुत नया, सॉरी 1050-60 के रेंज से बहुत कोई नया इजाफा आता हुआ नहीं लग रहा है। बट जहां इंडिया की हम बात करें, अभी भी इंडिया में इंपोर्टेड ऑयल, सोया ऑयल की डिस्पैरिटी 45 से $50 की है। तो इंडिया में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट अगर प्राइजेस सीएनडएफ में नहीं घटे तो आ सकती है। जहां सोयाबीन की हम बात करेंगे तो इंडियन सोयाबीन को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे अभी नहीं आता दिख रहा है। रीजन बीइंग के सोयाबीन के प्राइसेस हमेशा मील से ज्यादा चलते हैं और हमारे यहाँ पे भी, जैसे वर्ल्ड मार्केट में सोया मील की डिमांड बहुत अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ पे भी बहुत अच्छी नहीं और माल की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। अभी भी सरकार के पास नाफेड में भी सोयाबीन का स्टॉक काफी अच्छा है। सो ओवरऑल इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट सोयाबीन पे नहीं जाता दिख रहा है। चलिए, बाकी तेल पाम के दाम आगे कैसे रह सकते हैं और सनफ्लावर को लेकर क्या है? पाम के दाम हालांकि अभी थोड़ी स्थिरता दिख रही है, क्या लग रहा है पाम के दाम आगे कैसे रह सकते हैं सर?
सो ओवरऑल रिलीफ पाम ही दे रहा है पूरा टोटल ऑयल कॉम्प्लेक्स को। सनफ्लावर की पहले मैं बात कर लूँ तो सनफ्लावर अभी भी अपने ऑफ सीजन के टाइम पे है, तो 1180 से लेके $1200 $1215 डिपेंडिंग ऑन ब्लैक सी है कि अर्जेंटीना ओरिजिन कार्गो है, उसके ट्रेड हो रहा है, विच इज एट नियरली द हाइज ऑफ द मार्केट। नए क्रॉप ईयर में थोड़ा बहुत मार्केट में नीचे में $120 नीचे के ट्रेड हुए थे, बट हाल फिलहाल उसका भी एकदम से वेदर अच्छा नहीं होने के कारण यूरोप में बहुत ज़्यादा लोअर प्राइस अवेलेबिलिटी नहीं है। बट पाम में एक अच्छा डाउनवर्ड मूवमेंट रहा है, जो 1150 से $1200 का पाम था फरवरी मार्च में, वो नीचे में $1000 $985 टच करके अभी 1050 से $70 की रेंज में चल रहा है। इंडोनेशिया मलेशिया दोनों में ही प्रोडक्शन अपर साइकिल में है और आई थिंक दे नीड टू एक्सपोर्ट आउट। कल जरूर थोड़ा सा जो एक प्रेफरेंशियल ड्यूटी मलेशिया को दिखती हुई दिखी फॉर यूएस, क्योंकि इंडोनेशिया पे 37% ड्यूटी एप्लीकेबल हो रही है और मलेशिया पे 25, इसलिए बीएमडी थोड़ा रैली करा और सीएंडएफ प्राइसेस भी थोड़े से सपोर्टेड है। बट नेट नेट 1050 से $70 में आज की तारीख में पाम सबसे चीपेस्ट एडिबल ऑयल है। 1150 से 1050 से 1150 से $60 का बीन ऑयल जो है वो महंगा है, और सामने $1200 का सनफ्लावर उससे भी महंगा है। सर अब आखिरी सवाल, सोयाबीन किसानों को लेकर क्या लग रहा है? क्या भारत में इस बार खेती थोड़ी बढ़ सकती है क्या ये सोया तेल के दाम देखने के बाद, या इस बार आपको लग रहा है कि यहाँ पे उनका मोह भंग हुआ होगा, क्योंकि इस बार यहाँ बाजार में तो दाम काफी कम मिले हैं? अब ये एक मिक्स बैग सिचुएशन अभी देखेंगे अगर हम एकरेज को, तो एकरेज तो अभी भी सोयाबीन की स्लाइटली हायर बता रही है, बट मुझे लगता है कि नेट नेट हायर एकरेज होने के चांस कम है, या तो सेम या स्लाइटली लोअर रहेगी। दोनों रीजंस है, एक तो किसान इस चीज से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, साथ ही में मक्का के प्राइसेस भी अच्छे रहे, मक्का की डिमांड भी अच्छी रही है, साथ ही में थोड़ा सा भी विदर्भ एरिया में पानी की अछत रही है, तो देखना रहेगा कि वहाँ रिसोइंग होती है कि क्या होता है। बस थोड़ा ही एक सपोर्टिव फैक्टर ये है कि सरकार ने 20 लाख टन सोयाबीन एमएसपी पे जरूर खरीदा और नई एमएसपी और बढ़ा के सरकार ने रखी है, जिसके कारण के कहीं एक पार्ट ऑफ फार्मर्स उससे खुश होके हो सकता है कि सोयाबीन को कंटिन्यू करें। शुक्रिया नीरव सर, आपने पूरी एनालिसिस कर दी पूरे मार्केट की, इंटरनेशनल और घरेलू बाजार के लिहाज से भी। चलिए एग्री मार्केट में ही कॉटन के आज कमजोर नहीं तेज है, 3070 के आसपास है, आधे % के आसपास की तेजी है। सुमानी जी यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? कॉन्ट्रैक्ट अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 3214 का लेवल है, और जो नेक्स्ट प्रीमियम जो है जो हमको बदला गया है बहुत ज्यादा है, 120 रुपए के प्रीमियम पे चल रहा है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। बट मुझे लगता है प्रोबेबली इस लेवल पर ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा, 3220 3230 के लेवल पर बिकवाली बन सकती है, 3150 वहां से आने की संभावना है और वहां से एक फ्रेश रैली बन सकती है। मौजूदा स्तर पर बाइंग करने की बिल्कुल सलाह नहीं रहेगी। सवाल सोमानी जी आपसे कैस्टर को लेके आधे % की नरमी दिख रही है 6800 के आसपास, क्या वापस से तेजी लौटेगी? क्या कैस्टर ऑयल एक्सपोर्ट की जो डिमांड है उसका फायदा आगे फिर से दिखेगा? जी बिल्कुल, इसमें एक मेजर सपोर्ट है 6770 का। अनलेस एंड अनटिल ये लेवल ब्रीच करता है, कैस्टर के बाइंग में बने रहना चाहिए। इसका चार्ट काफी स्ट्रांग है, सारे इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स इसमें पॉजिटिव मोमेंटम और बुलिश शो कर रहे हैं। मुझे लगता है 7200 के लेवल प्रोबेबली अगस्त कॉन्ट्रैक्ट छू सकता है, तो बाइंग में 6770 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। ओके, शुक्रिया सोमानी जी आपका, नवनीत जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया नॉन एग्री और एग्री मार्केट को लेकर। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद हम आपके लिए एफएनओ जंक्शन लेकर आएंगे, जहां पर इक्विटी मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, वायदा बाजार में क्या कुछ हो रहा है, पूरी डिटेल्स आपके लिए लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।